हेलो एवरीवन, मैं इप्शा फ्रॉम इप्शा आर्या शो। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 सेक्शन 1 स्कूल स्टोरीज ऑफ इंग्लिश क्लास 7th। ओके, फ्रॉम प्राइवेट बुक। सो चलिए पढ़ते हैं। सेक्शन 1 द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। लेट अस रीड अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ अ लिटिल गर्ल both at home and in school as recorded by her in a little diary that she named Kitty। अब इसमें हम पढ़ेंगे एक लिटिल गर्ल का एक्सपीरियंस घर पे और स्कूल पे, जो कि रिकॉर्डेड होगा उसकी लिटिल डायरी में, जिसने उसका नाम रखा है किटी। ओके। संडे 14 जून 1942। अब संडे है, 14 जून है और 1942। On Friday 12 June, I was awake at 6 o'clock, which isn't surprising since it was my birthday, but I am not allowed to get up at that hour, so I had to control my curiosity until 6:45. When I couldn't wait any longer, I went to the dining room where Mortgage, the cat, welcomed me by rubbing itself against my legs. A little after 7, I went to Daddy and Mummy and then to living room to open my presents, and you were the first thing I saw, maybe one of my nicest presents. Then I bought then a bouquet of roses, some peonies and potted plants. There were the first flowers. Later I received more of them from Daddy, Mummy, and I got heaps of presents, and my friends also showered gifts upon me. I got a book, Camera Obscura, a table game, lots of sweets, a puzzle, a brooch, Dutch sagas and legends by Joseph Cousin, and some money. With them I bought Myths of Ancient Greeks and Rome, a terrific book। अब इसमें ऑथर बोलते हैं कि संडे 14 जून 1942 संडे है और 14 जून है। वो बताते हैं फ्राइडे 12 जून का कि वो 6 बजे उठती है, जो कि सरप्राइजिंग नहीं था क्योंकि उनका बर्थडे था, लेकिन वो उस आर नहीं उधर अलाउड नहीं था उठना उस आर पे, तो इसलिए उन्हें अपनी क्यूरियोसिटी मतलब उत्सुकता को रोकना पड़ा जब तक 7 नहीं हो जाते थे। तो जब वो वेट नहीं कर पाई तो वो डाइनिंग रूम में गई, जहाँ पे जो कैट है उन्होंने उनका वेलकम करा। उसके अपने जो उसको खुद को रब करके उनके लेग्स के अगेंस्ट। लिटिल आफ्टर 7 आई वेंट टू डैडी एंड मम्मी एंड देन टू लिविंग रूम। फिर उसके बाद जब 7 बजने के बाद थोड़ी देर बाद मैं डैडी और मम्मी के रूम में गई और फिर उसके बाद लिविंग रूम में गई अपने प्रेजेंट्स खोलने। और फिर उसके बाद वो डायरी से कहती है यू वर द फर्स्ट थिंग। अब यहाँ पे यू को डायरी बोला गया है। डायरी वो बोलती है कि तुम पहली चीज़ थी जो मैंने देखी, मे बी जो सबसे नाइसेस्ट प्रेजेंट्स अब तक के। देन फिर उसके बाद रोजेस का बुके और सम पियोनीज और पॉटेड प्लांट, वो फर्स्ट फ्लावर से। फिर उसके बाद मुझे बहुत सारे और मिले। डैडी मम्मी ने मुझे गिफ्ट्स बहुत सारे दिए, अनकाउंटेबल गिफ्ट्स दिए। फिर उसके बाद फ्रेंड्स ने भी दिए। मुझे एक बुक मिली, कैमरा ऑब्स्करा, टेबल गेम मिली, स्वीट्स मिले, पजल मिले, ब्रूच मिले, डच सगाज और लीजेंड्स बाय जोफ कोजन और सब मनी, बहुत सारी चीज़ें मिली बर्थडे पे। और फिर उसके बाद कुछ मनी से उन्होंने एक बुक ख़रीदी जो उन्हें ख़रीदनी थी। फिर उसके बाद then Henley came to pick me up and we went to school. During the break, I handed out biscuits to my teachers and my class, and then it was time to get back to work. That's it for now. I'm so happy to have you. अब वो इसमें कहती हैं कि
फिर जो हैंडली है उसकी फ्रेंड होगी हैंडली, उन्हें पिक करने आया। फिर उसके बाद वो स्कूल चले गए। जब ब्रेक हुआ तो टीचर्स और क्लास में उन्होंने बिस्कुट्स बांटे और फिर उसके बाद अब काम करने का वक्त आ गया था। फिर उसके बाद वो बोलती है अभी के लिए बस इतना ही, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें पाकर। ये देखिए इसमें ये लिविंग रूम का सीन दिखा रखा है, रोजेस, बुके ऑफ रोजेस और भी बहुत सारी चीज़ें, और डायरी उनके हाथ में है। अब वो ये है सैटरडे 20 जून 1942। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, not only because I've never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor or anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. Oh well, it doesn't matter. अब वो बोलती है कि सैटरडे 20 जून को वो लिखती हैं कि डायरी लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। समवन लाइक मी, मेरे तरह किसी को डायरी लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, क्योंकि सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने डायरी कभी लिखी नहीं, इसलिए भी क्योंकि बाद में मुझे लगता है कि बाद में ना ही मैं और ना ही कोई और एक 13-year-old स्कूल गर्ल के म्यूसिंग्स में इतना इंटरेस्ट लेगा। म्यूसिंग्स का मतलब होता है थॉट्स। इतना कोई मेरे थॉट्स में, एक 13 ईयर्स स्कूल गर्ल के थॉट्स में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा। ओ वेल, इट डजेंट मैटर। तो फिर उसके बाद वो कहती है कि वैसे भी ये कोई मैटर नहीं करता, आई डोंट केयर। I feel like writing and I have an even greater need to get all kind of things off my chest. अब वो कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है राइटिंग लिखना। फिर उसके बाद वो कहती है मुझे अपने चेस्ट से सारी चीज़ें निकालना में भी अच्छा लगता है, मतलब लिखने में, बोलने में, किसी को बताने में उन्हें अच्छा लगता है। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, आई थॉट ऑफ this. Patience has more paper has more patience than people. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hand, bored and tired, wondering whether to stay in or go out. I finally stayed when I was brooding. Yes, paper does have more patience, and I am not planning to let anyone else read this stiff bagged notebook grandly referred to as diary unless I should never find a real friend. अब वो कहती है कि जो पेपर है उसके पास ज़्यादा पेशेंस होता है पीपल से कंपेयर करो तो। उन्होंने ये सब जब सोचा जब वो थोड़ी डिप्रेस थी और घर में बैठी हुई थी और बोर हो रही थी और टायर्ड भी थी। वो सोच रही थी कि अंदर रहना है या बाहर जाना है। फिर उसके बाद वो सोचती है कि अंदर ही रहना है। हाँ, फिर उसके बाद वो कहती है कि हाँ, पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होता है। फिर उसके बाद वो कहती है कि मैं ये किसी और को नहीं पढ़ने दूँगी जब तक कोई रियल फ्रेंड नहीं मिलता मुझे। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रमोटेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। आई डोंट हैव अ फ्रेंड. Let me put it clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, and I am not. I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. I have a family, loving aunts, and a good home. No, on the surface, I seem to have everything except my one true friend. All I think about when I am with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. But maybe it's my fault that we don't confide in each other. In any case, that's just how things are, and unfortunately they are not liable to change. This is why I started this diary. अब वो कहती हैं कि अब मैं फिर से आ गई पॉइंट पे कि मैंने डायरी क्यों रखी है। उनका रीज़न था कि उनके पास कोई फ्रेंड नहीं था ट्रू। तो अब वो कहती है कि वो एक और क्लियर कर देते हैं जिससे क्योंकि कोई बिलीव नहीं करेगा, एक 13 ईयर ओल्ड का कोई भी
दोस्त नहीं है, वो पूरी अलोन है। फिर वो कहती है नहीं हूँ मैं अलोन, मेरे पास लविंग पेरेंट्स है, 16-year-old सिस्टर है और 30 पीपल है जिन्हें वो फ्रेंड्स कह सकती है। उनके पास फैमिली है, लविंग आंट्स है और एक गुड होम है। लेकिन उनके पास सब है, लेकिन एक ट्रू फ्रेंड के अलावा। जब भी वो फ्रेंड्स के साथ होती है वो एक गुड टाइम बिताने की कोशिश करती है। वो किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं कर पाती और सिर्फ ऑर्डिनरी और एवरीडे थिंग्स के बारे में बात करती है। वो सोचती है कि शायद ये मेरी गलती हो कि हम दोनों एक दूसरे से इतने क्लोज नहीं है। फिर भी जो भी है, ऐसी चीज़ें हैं और अनफॉर्चुनेटली वो लायबल नहीं है चेंज होने के लिए। इसलिए मैंने डायरी लिखना स्टार्ट करा। I don't want to jot down facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty. Since no one would understand a word of my stories to Kitty, if I were to plunge right in, I'd better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. अब वो कहती है कि मुझे ज़्यादा चीज़ें लिखने का, मुझे फैक्ट्स लिखने का शौक़ नहीं डायरी में, जैसे मोस्ट पीपल करते हैं। लेकिन मैं अपनी डायरी को फ्रेंड मानती हूँ और मैं उसे किटी बुलाऊँगी। अब कोई भी मेरे स्टोरी का एक भी वर्ड अंडरस्टैंड नहीं करेगा जो किटी से मैं पूछूंगी। अगर मैं ट्यूसडे को पेपर है। फिर वो कहती है कि अगर मैं प्लग राइट इन रहूँ तो मैं एक ब्रीफ स्केच बनाऊंगी अपने लाइफ का, जिसे मैं बहुत डिसलाइक करती हूँ करना। My father, the most adorable father I've ever seen. Don't marry my father, the most adorable father I've ever seen. Don't marry my mother until he was 36 and she was 25. My sister Margaret was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born in 12 June. I lived in Frankfurt until I was 4. अब इसमें बोलते हैं कि वो अपनी फैमिली के बारे में बताती है। मेरे जो पापा हैं वो बहुत अडोरेबल फादर हैं, मैं उन्होंने अभी तक देखा है। और वो कहती है कि उन्होंने उनकी मम्मी से जब तक नहीं शादी करी थी, जब तक वो 36 की नहीं हुई थी और वो 25 की। तो जब उनके पापा ने, उनका मतलब ये है कि उनके पापा ने जब तक मैरिज नहीं करा था उनसे, जब तक वो 36 के नहीं हुए थे और वो 25 की नहीं हुई थी। जो उसकी सिस्टर मार्गरेट है वो फ्रैंकफर्ट में बॉर्न हुई थी, जर्मनी में 1926 में। और वो जो है वो 12 जून 1929 को बॉर्न हुई थी फ्रैंकफर्ट में। जब तक वो 4 की थी वो फ्रैंकफर्ट में लिव करी थी। फिर उसके बाद उनके जो फादर है वो एमिग्रेट हो गए थे हॉलैंड 1933 को। जो उनकी दादी हैं वो उनके साथ रहने आती है। शी वॉज 73 ओल्ड एट दैट टाइम। वो कहती हैं कि उस टाइम पे वो 73 की थी। This January Granny died. No one knows how much I loved her and how much I miss her. फिर उसके बाद वो कहती है कि इस जनवरी को उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद वो कहती है कि किसी को नहीं पता मैं उनसे कितना प्यार करती थी और मैं उन्हें कितना मिस करती हूँ। The 4 of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20 June 1942. अब हम सब बहुत अच्छे, The 4 of us, हम बहुत अच्छे से हैं, हम फाइन हैं।
उससे मुझे याद आता है 20 जून 1942 प्रेजेंट डेट. Sunday 21 June 1942. Dearest Kitty, our entire class is quacking in its boost. The reason, of course, is the upcoming meeting in which the teachers decide who will be promoted to the next grade and who will be kept back. Half the class is making bets. G.Z and I laugh ourselves sick at the two boys behind us, C.N and Jacques Corsonaut, who have stocked their entire vacation saving on their bed from morning to night. It's you are going to pass. No, I'm not. Yes, you are. No, I'm not. Even GS pleading glances and my angry outbursts can't come down. फिर उसके बाद 21 जून को वो लिखती है कि डियरेस्ट किटी, जो हमारी पूरी क्लास है क्वैकिंग इन इट्स वूश मतलब वेरी फ्रैटेन और एंशियस, जो हमारी पूरी क्लास है वो बहुत एंशियस है क्योंकि जो अपकमिंग मीटिंग है जिधर टीचर्स डिसाइड करेंगी कौन प्रमोट होगा नेक्स्ट क्लास से और कौन पीछे ही रह जाएगा. हाफ जो क्लास है वो बैट करने में लगी हुई है. एक G.Z है वो और हर लाफ करती है एक दूसरे पीछे बैठे उन दो बॉयज़ को देखकर. C.N और जैकोस को देखकर वो दोनों लाफ करती है जो कि जिन्होंने पूरा अपने वेकेशन है पूरे बेड पे लगा दी मॉर्निंग से नाइट तक कि यू आर गोइंग टू पास. नो आई एम नॉट. यस यू आर. नो आई एम नॉट. बस यही बोलते रहे वो. और फिर जब जीएस जब वो प्लीड करती है तो वो तब भी नहीं रुके और जब मैं एंग्री होके उन्हें डांटती हूँ तब भी नहीं रुके, वो बैट करते रहे. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are most unpredictable creatures on earth. Maybe this time they will be unpredictable in the right direction for a change. I'm not so worried about my girlfriends and myself. We will make it. The only subject I'm not sure about is maths. Anyway, all we can do is wait. Until then, we kept telling each other not to lose heart. I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. अब वो कहती हैं कि अगर आप मुझसे पूछो तो बहुत सारे डमीज़ हैं जिन्हें टीचर्स रख सकती है पीछे, लेकिन जो टीचर्स है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स है जिनका माइंड हम गेस नहीं कर सकते. वो हैं, वो कहती है कि शायद वो अनप्रिडिक्टेबल बन जाए और राइट डायरेक्शन में अनप्रिडिक्टेबल बन जाए और चेंज हो जाए. तो वो कहती है कि मैं वरीड नहीं हूँ अपनी गर्लफ्रेंड्स, ना फ्रेंड्स होते हैं तो गर्लफ्रेंड्स होंगे. तो वो कहती है कि मैं इतना वरीड नहीं हूँ अपनी गर्लफ्रेंड्स और मेरे लिए हम कर लेंगे. वो कहती है कि बस एक ही सब्जेक्ट है जिससे मैं श्योर नहीं हूँ, वो है मैथ्स. फिर वो कहती है कोई भी हो कुछ भी हो, वो कहते हैं कि हम जो कर सकते हैं वो ऑल वी कैन डू इज़ वेट. हाँ, फिर उसके बाद हम एक दूसरे को बोलते रहते हैं कि नो दुखी मत हो सकता है तुम पास हो गए हो. फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मैं अपने टीचर्स के साथ अच्छे से मैं अपने टीचर्स के साथ अच्छे से टीचर्स और मतलब वो बोलती है कि मैं टीचर्स के साथ अच्छे से बातें करती हूँ वगैरह वगैरह. फिर उसके बाद वो कहती है कि 9 टीचर्स हैं, उनके उसमें 7 मैन और 2 वुमेन. जो मिस्टर कीसिंग है जो मैथ्स पढ़ाते हैं वो मुझसे बहुत समय से नाराज़ थे क्योंकि मैं बहुत बातें करती थी. बहुत सारी वार्निंग्स के बाद उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन करा. एक ऐसे था, उसमें लिखा था अ चैटर बॉक्स. व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? आई वरी अबाउट दैट लेटर. फिर उसके बाद उन्होंने जब पढ़ा तो वो वरी हो गई. अब उसके बारे में क्या लिख सकते हो?
फिर वो कहती है कि आई डिसाइडेड आई जोटेड ऑन द असाइनमेंट इन माई नोटबुक, tucked it in my bed and tried to keep quiet. That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. I began to thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. Anyway, anyone could ramble. Wait a minute. अब इसमें लिखा है anyone could ramble on and leaving big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. I thought and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. I argued that talking is a female trait and that I would do my best to keep it under control, but that I would never be able to break myself of the habit, since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about it, about inherited traits. Mr. Keesing had a good laugh at my argument, but when I proceeded to talk my way through the next class, he assigned me a second essay. This time it was supposed to be an incorrigible chatterbox. अब इसमें लिखा है कि जो वो बोलती है वो जब उन्होंने डिसाइड कर लिया होता है, फिर उसके बाद जब वो असाइनमेंट कर रही होती है, वो जब उन्होंने सारा होमवर्क पूरा कर लिया होता है, फिर उसके बाद जो नोट है वो उन्हें दिखता है, फिर उसके बाद वो सोचती है कि आप उसमें लिख क्या सकते हो. फिर उसके बाद वो कहती है कि कोई भी ऐसे ही रैम्बल कर सकता है और बहुत सारे स्पेसेस छोड़ सकता है. जैसे आप करते हो ना, कभी कभार आपको आंसर नहीं पता था, आप बड़े बड़े स्पेसेस लिख देते हो, बड़े बड़े अक्षर में लिख देते हो, वैसे वो करने की सोचती है. लेकिन उसका जो ट्रिक था वो उसे आर्ग्यूमेंट, एक कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट करना था. तो इसलिए वो सोचती है और फिर उसके बाद उन्हें एक आइडिया आता है. फिर उसके बाद वो 3 पेजेस का ऐसे लिख देती है. फिर उसके बाद वो लिखती है कि जो फीमेल टॉकिंग जो है वो फीमेल ट्रेट है और वो अपना पूरी कोशिश करेगी इस हैबिट को कंट्रोल करने की. फिर उसके बाद वो कहती है मेरी मम्मी भी, जितना मैं टॉक करती हूँ उतना मेरी भी मम्मी करती है, और अगर ज़्यादा नहीं तो आप थोड़ा भी आप कुछ नहीं कर सकते इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में. फिर उसके बाद वो कहती है कि फिर उसका जब वो मिस्टर कीसिंग पढ़ते हैं उन्हें हंसी आती है आर्ग्यूमेंट्स पे, लेकिन जब वो टॉक करती है नेक्स्ट क्लास में तो मिस्टर कीसिंग दोबारा लिखते हैं, एक ऐसे उन्हें देते हैं इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स. अब I handed it in and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole classes. However, during the 3rd class he had finally had enough. Anne Frank, as punishment for talking in class, wrote an essay entitled Quack, 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 and said Mistress Chatterbox. He said. The class roared. I had to laugh too, though I had nearly exhausted my creativity on the topic of chatterbox. It was time to come up with something else, something original. My friend San, who's good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse. I jumped for joy. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I had made sure that joke was on him. I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by father because they quacked too much. Luckily, Keesing took the joke right away. He read the poem to the class, adding his own comment and to several other classes as well. फिर एक दिन जब मिस्टर कीसिंग गुस्सा हो जाते हैं तो वो कहते हैं एनी फ्रैंक, पनिशमेंट आप बहुत ऐसा पनिशमेंट बातें करने के लिए क्लास में आपको एक ऐसे लिखना है क्वैक 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 सैड मिस्टर चैटरबॉक्स.
फिर उसके बाद क्लास जाए वो रोर करती है और फिर कहती है वो एनी फ्रैंक की मुझे भी हंसना था क्योंकि मैंने अपनी क्रिएटिविटी की पूरी हद पार कर दी थी। फिर उसके बाद वो सोच रही थी अब कुछ नया करने का सोचना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक फ्रेंड है उनकी सैन जो कि पोएट्री में बहुत अच्छी है, उन्होंने हेल्प करा। फिर उसके बाद जो केसिंग है वो उन पे जोक करना चाह रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि लेकिन वो श्योर रहेंगी कि ये जो जोक है वो उन पे है। फिर उसके बाद उन्होंने पोम ख़त्म कर दी और फिर उसके बाद वो ब्यूटीफुल थी उन्होंने बताया और उसमें था कि एक मदर डक है और एक फादर स्वैन है 3 बेबी डकलिंग्स के साथ जो कि मारे गए हैं फादर से बिकॉज दे क्वैक टू मच। फिर उसके बाद किसिंग जो है उन्होंने जोक ले लिया तभी। फिर उसके बाद उन्होंने क्लास को अपने कमेंट्स ऐड करके पढ़ाया और भी बहुत सारी क्लासेस को। अब वो बोलती है कि सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवर बीन असाइंड माई एक्स्ट्रा होमवर्क ऑन द contrary kissing's always making jokes these days. Yours Anne Frank। अब वो कहती है कि अब उस दिन से मैं अलाउड हूँ बात करना क्लास में और कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं मिलता है मुझे। फिर उसके बाद वो कहती है कि अभी भी जो केसिंग है वो जोक्स बनाता है इस बारे में। बस चैप्टर ख़त्म हो गया है। आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, बाय।